नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं जूझ पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा। यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक वेतान का दूसरा पाठ है। आनंद यादव के द्वारा लिखा गया पाठ जूझ। तो जूझ पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं बच्चों। सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। उनका कहने का अर्थ क्या है कि ये जो जूझ शीर्षक रखा हुआ है, तो जो कथा का नायक है, यानी कि कथा का नायक कौन है इसमें? आनंद यादव, यानी लेखक स्वयं है। तो लेखक जो है आनंद यादव, उनकी किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को वो दर्शाता है या नहीं, ये शीर्षक कितना उचित है। तो इस पाठ में जो पूछा गया है, इस प्रश्न के अंदर जिस के विषय में बात की जा रही है, उसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा रहा है कि पाठ का जो शीर्षक है वो किसी भी रचना के मुख्य केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद की पढ़ाई लिखाई बीच में रोककर उसे खेती बाड़ी के कार्यों में लगा दिया गया था। कौन लगाता है उसे खेती बाड़ी के कार्यों में? उसके पिता। किंतु लेखक पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने जो क्या किया, अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया, जिसे पाठ का शीर्षक जो है पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है, पूर्णतया वो अभिव्यक्त करता है। आनंद के जो पिता हैं, आनंद के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दे दिया। वो कहते हैं जब मन में लगन होती है किसी चीज़ को पाने की, करने की, तो कहीं ना कहीं से रास्ते ज़रूर निकल आते हैं। तो ऐसे ही आनंद यादव के अंदर जो है पढ़ने की एक तीव्र ललक थी, एक इच्छा थी, और उस इच्छा ने उसे जीवन का उद्देश्य दिया। उसने विद्यालय जाने के लिए पिताजी की जो भी शर्तें रखी गई थी उसका पालन किया। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता, फिर ढोर चराने भी जाता, यानी पशु चराने भी जाता, और फिर भी उसके पिता ने उसका पाठशाला जाना बंद करवा दिया था। किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ा और सफल हुआ। आनंदा ने मास्टर सोंदलगेकर से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना भी आरंभ किया। इससे उसमें पढ़ने की जो तीव्र लालसा थी, लक्ष्य के प्रति जो एकाग्रता थी, वचनबद्धता, आत्मविश्वास, लगन एवं कर्मठता तथा कविता के प्रति झुकाव, ये चारित्रिक विशेषताएं लेखक में देखने को मिलती हैं। तो आजकल के बच्चों में ऐसी जो गुण हैं, ऐसी विशेषताएं बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हमें मिल जाते हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं, जो केवल और केवल अपने लक्ष्य पर अपनी आंखें जमाए बैठे रहते हैं और एकाग्रता के साथ पढ़ाई करते हैं, और यही उनकी लालसा, यही उनकी पढ़ने की तीव्र इच्छा और अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। तो यही कुछ था लेखक आनंद यादव के साथ ही। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। अब मराठी के जो अध्यापक सोंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक और मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ मतलब मर्म तक पहुंचने वाले, वास्तविकता तक पहुंचने वाले। तो मराठी के जो अध्यापक सोंदलगेकर थे, वो कविता को अच्छे से, कविता में रस लेने वाले और मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ किया करते थे तथा लय, छंद, गति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान रखते थे। उन्हें पता था कि कविता को किस तरीके से गाया जाना चाहिए, किस लयबद्ध तरीके से, किस गति से उसको जो है उठाना और गिराना है। तो कविता करते समय जो है वो अभिनय भी करते थे। एक बार मास्टर जी ने घर में जो निकली उनकी एक मालती की लता थी, मालती एक तरह का पौधा है, उसकी एक बेल जाती है, उस मालती की बेल के ऊपर, उस लता पर जो है एक कविता लिख दी, और वो कविता लिखी और उसका वाचन किया। तो लेखक उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने पर उसका वर्णन एकदम सटीक था। यानी कि जब सामने से वो उस लता को देखता था, मालती की लता, तो लेखक ने, जो वो आनंद यादव था लेखक,
आनंद यादव ने जब देखा कि उसके मास्टर जी ने उस लता के ऊपर, उस बेल के ऊपर जो भी कविता या जो भी चीज़ें उसके ऊपर लिखी हैं वो एकदम सही और सटीक बैठती हैं, उनसे ही प्रेरित होकर लेखक भी कुछ तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि कवि भी उनकी ही तरह होते हैं और वे भी अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे लेखक ने भी तुकबंदी आरंभ की और मास्टर जी के प्रोत्साहन से उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया है कि श्री सोंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो मास्टर सोंदलगेकर जो हैं वो एक कुशल अध्यापक हैं, मराठी भाषा के ज्ञाता और कवि थे। सुरीले ढंग से वे स्वयं की और दूसरों की कविताएं गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें कई अनेक अंग्रेजी कविताएं भी याद थी, कंठस्थ थी। कंठस्थ का मतलब जबानी याद होना। पहले वे एक आध बार गाकर सुनाते थे और फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। वे अन्य कवियों से जुड़े संस्मरण सुनाते थे, यानी अन्य कवियों के यादों पर आधारित जो है बातें बताया करते थे बच्चों को, और बीच बीच में अपनी कविताएं भी पूरे हाव भाव के साथ और इतनी ही तन्मयता से सुनाते थे कि लेखक भाव विभोर हो जाता था। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने के प्रारंभिक काल में उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया और सुधार किया। मास्टर जी ने लेखक को अलंकार, छंद आदि का ज्ञान कराया, अलग अलग कविता संग्रह दिए, काव्य की विधा से परिचित कराया, यानी काव्य कितनी प्रकार के होते हैं इनसे परिचित कराया, तथा उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे कि वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गया। आज आनंद यादव की कितनी रचनाएं, अभी आपको पीछे भी मैंने बताया था कि उनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर अपने मास्टर सोंदलगेकर के से प्रेरित होकर, उनकी प्रेरणा पाकर और उनके मार्गदर्शन में जो है लेखक आनंद यादव निखर कर एक प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार, रचनाकार और एक कवि बने। तो ये मार्गदर्शन और ये आत्मविश्वास उन्हें कहाँ से मिला? उनके मास्टर सोंदलगेकर से। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? यानी जब तक लेखक को कविता के प्रति कोई लगाव नहीं था तब उसे अकेलापन महसूस होता था। उसके बाद के अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा कैसे बदली? कहते कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक जो है ढोर ले जाते समय, यानी पशुओं को चराने के लिए ले जाते समय, खेत में पानी डालते और अन्य काम करते समय अकेलापन महसूस करता था। उसे लगता था कि उसके साथ बात करने वाला कोई तो हो। लेकिन कविता के प्रति जब लगाव उसका बढ़ा तो कविता के लगाव के बाद जो है वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में ही खोया रहता था। उसे वही याद आता रहता था कि मास्टर जी किस प्रकार अभिनय करते हैं, कैसे एक्टिंग करके दिखाते हैं, किस हाव भाव से कविता का वाचन करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं उसकी आंखों में घूमती रहती, उसके दिमाग में घूमती रहती थी। तो धीरे धीरे वह स्वयं भी जो है वही तुकबंदी करना सीख गया, ऐसे ही करने लगा। अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था। वह अकेले में कविता गाता, अभिनय और नृत्य करता था। यानी उसे ऐसा लगता था कि ये समय जो है उसके लिए बहुत उचित है, क्योंकि इस समय ना तो उसे कोई गाते हुए देख रहा है, ना उसे कोई नाचते हुए देख रहा है। तो वो जब खेतों में पानी लगाता था तो कविताएं बोलता रहता था, साथ साथ नाचता रहता था। जब भैंस चराने जाता या वो गाय चराने के लिए जाता, पशु चराने के लिए जाता, उस समय पर भी उसके मन में यही रहता था कि वो कोई ना कोई कविता जो है गाए और उसके साथ साथ नृत्य करे। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसे अकेलेपन से दूर करने लगी। अब उसे अकेलापन अखरता नहीं था। अगला प्रश्न है कि आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। अब लेखक का मत है कि जीवन भर जो है खेतों में काम करके तो कुछ हाथ आने वाला नहीं था। ये बात तो सही है। जैसे जैसे समय बदलता है तो तकनीकी जो है
परिवर्तन आता ही है और तकनीक के आ जाने पर बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो लेखक को पता था कि आगे आने वाले समय में खेतों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी या मैं कोई व्यापार करके अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ। दत्ता जी को जब पता चलता है कि लेखक के पिताजी ने उन्हें पढ़ने से मना किया है, तो राव जो है पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं। दत्ता जी राव उसके पिताजी को बुलाते हैं, उसे खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तू सारा दिन करता क्या है? बेटे और पत्नी को खेतों में जोत कर तू सारा दिन सांड की तरह घूमता रहता है। कल से बेटे को स्कूल भेज, अगर पैसे नहीं है तो फीस मैं दूंगा। पिताजी दत्ताजी राव के सामने हाँ करने के बावजूद भी आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे, जो कि अनुचित है। हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का जो रवैया है वो लेखक के पिता की सोच से ज़्यादा ठीक है। अब हालांकि पहले ज़माने में ऐसे ज़मींदार जो हैं बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए सोचें, लेकिन यहाँ पर दत्ताजी राव देसाई का जो चरित्र दिखाया गया है बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। वह बच्चे की पढ़ाई के पक्ष में है, इसलिए ही उसने उसके पिता को डांटा डपटा और लेखक को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा। तो यहाँ पर दत्ताजी राव का रवैया और लेखक का रवैया जो है ये ठीक है, उनकी पिता के सोच से कहीं ज़्यादा। दत्ताजी राव ने पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। दत्ताजी राव से जब पिता पर दबाव डलवाना था तो उसके पिता को, उसको लेखक को और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। अब यहाँ पर ये तो अपने आप से ही अनुमान लगाने वाली बात है कि क्या होता कि अगर दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को झूठ का सहारा लेना पड़ा, यदि झूठ का सहारा नहीं लेते और सच बताते तो उन्होंने दत्ताजी राव के पिता को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा है, तो लेखक के पिताजी उनके घर न जाते या उनके सामने बहाना बना देते अथवा माँ बेटे की पिटाई कर देते। उधर न जाने की सख्त हिदायत देकर लेखक को खेतों में झोंक देते और लेखक का जीवन जो है बर्बाद हो जाता। और ये बात बिल्कुल सच है, सत्य है कि इस प्रकार से जो है उनके भीतर जो है बच्चे की जो है पढ़ाई भी नष्ट हो जाती। और उसके पिताजी तो वैसे ही अड़ियल किस्म के थे, वो तो किसी की बात मानते नहीं थे। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा रहा अगर दत्ताजी राव जो है उनके पास जो है जाकर उन्होंने ये कहा कि हमारे आने की खबर जो है उनको मत बताना, यानी लेखक के पिता को मत बताना। तो यहाँ पर जो है झूठ का सहारा कभी कभी लेना बुरी बात नहीं होती। तो बच्चों ये हैं पाठ आपके जूझ के प्रश्नोत्तर। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। और कुछ एक बात मैं आपको लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की जो बुक है इसके पीछे प्रश्नोत्तर तो ये आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ प्रश्न जो है मूल्यपरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मूल्यपरक प्रश्नों से अर्थ है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सोंदलगेकर के व्यक्तित्व ने लेखक को किस प्रकार प्रभावित किया और आप उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं अपनाना चाहेंगे। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आज भी समाज को दत्ताजी राव जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, आप इससे कितना सहमत हैं और क्यों। यदि आप दत्ताजी राव की जगह होते तो क्या करते। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। लेखक के दादा का पढ़ाई के प्रति जो दृष्टिकोण था उसे आप कितना उपयुक्त मानते हैं। अभी ये बात जो है इस प्रश्न में आ चुकी है। लास्ट का जो प्रश्न था उसके अंदर यही बात थी। ऐसे लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं इसके अंदर पूछे जा सकते हैं कि जूझ के कथानायक का मन पाठशाला जाने के लिए क्यों तड़पता था, उसे खेती का काम अच्छा क्यों नहीं लगता था। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। जूझ कहानी जो है आधुनिक किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है, ये उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह की जो एक प्रश्न है, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और आशा करती हूँ कि ये आप प्रश्न जब आप कहानी पढ़ लेंगे तो अपने आप से बनाना भी सीख जाएंगे। तो हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में
अगले पाठ के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और इस पाठ को पढ़िएगा ज़रूर, प्रश्न उत्तर ज़रूर याद करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।